वेलकम टू द हॉरर। मैं आपका होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप इन सभी चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करेंगे। सो लेट्स डीप डाउन इनटू इट। क्या हो जब आपको किसी आइडेंटिटी से रात में डर लगने लगे और आप हनुमान चालीसा पे किसी और मंत्र को पढ़ने लगो और पीछे से वो भी आइडेंटिटी जोर से इसे ही पढ़ने लगे, तब आप क्या करोगे? आज की हमारी स्टोरी एक ऐसी ही अर्बन लेजेंड की है जिसका नाम है मुंजा। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपसे भी ज़्यादा पूजा और पाठे करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसे भगा भी नहीं सकते। अब हम यहाँ से सीधा कहानी में जंप करेंगे। आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं लगभग 27 साल का रहा हूँगा। हमारे एरिया में ही एक घर थी जहाँ तकरीबन हर 3-4 सालों में वहाँ 5 से 6 लाश सफ़ेद चादर से ढकी हुई मिलती थी। हमारे एरिया के सारे लोगों को पता था कि वहाँ पर मुंजाओं का वास है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि वहाँ जो भी लाशें मिलती थी वो कभी भी नॉर्मल नहीं होती थी। या तो कभी उन्होंने खुद की आंखें चम्मच से निकाल दी होती थी या कभी खुद ही ब्लेड से अपने स्किन पर बहुत सारे मार्क्स बना दिए होते थे। पुलिस वालों ने भी अपने तरफ से सारी कोशिशें कर ली, लेकिन इतने सालों में आज तक उन्हें ना ही कोई गवाह मिला, ना ही कोई सस्पेक्ट मिला और ना ही कुछ फिंगरप्रिंट जैसा। तब मेरे और मेरे दोस्त ने भी सोचा क्यों ना चलकर एक बार अंदर अच्छे से देख ही लिया जाए कि इसके अंदर कौन है जो इतने सारे लोगों को परेशान कर रहा है। उस घर के बगल से ही एक और घर था जिसके ऊपर के माले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया कि हम वहीं से इसमें एंटर करेंगे। मैंने अपने दोस्त को कह दिया कि तुम वहाँ से देखना कि कोई पड़ोसी हमें ना देख ले कि हम अंदर घुस रहे हैं, और मैं उसमें सीधा चला गया और वहाँ से नीचे देखने लगा। हम जैसे ही अंदर घुसे मेरे दोस्त ने पीछे से चिल्लाया, तुझे कुछ दिखा क्या? मैंने पलट कर उससे बताया, अगर मुझे दिखेगा तो मैं चिल्लाकर तुझे ही बुलाऊंगा, तो टेंशन ना ले। उसे बोलने के बाद जैसे ही मैं पीछे पलटा मैंने देखा 3 बच्चे आपस में खेल रहे थे, और मैं ये बात बोलने के लिए जैसे ही चिल्लाने लगा और पलटने लगा, वो तीनों अचानक से मुझे ही देखने लगे और उन्होंने अपना मुंह फाड़ लिया। उनकी आंखें बिल्कुल लाल सी हो गई थी और मैं बस वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। उन तीनों बच्चों ने धोती पहन रखी थी, उन तीनों की टिकिया थी और तीनों जनेऊधारी थे। इतना सब होने के बाद मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली मैं उन्हीं पड़ोसी के घर में था और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं 1.5 घंटे से उसी जगह पर एकटक पड़ा हुआ था। जैसे तैसे वो दिन बीता और फिर अगले दिन हम वहीं पास के एक अच्छे पुरोहित के पास गए और मैंने उन्हें सारा वाक़या बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि उस घर में 3 से 4 मुंजाएं हैं, तो कभी भी उस घर में दोबारा तुम मत जाना। मैंने और मेरे दोस्त ने ठान लिया, और वो घर तो क्या, हम उस रास्ते में ही कभी नहीं जाएंगे। और हमने आज से आने जाने का और सब कुछ के लिए वो रास्ता ही बदल दिया। तकरीबन 5 से 6 महीने बाद उस घर में रहने के लिए शहर से एक नई फैमिली आई। उन्हें सभी लोगों ने बताया कि इस घर के पहले मालिकों के साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा हम भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने आते ही वहाँ पूजा रखी, वो भी कोई आम पूजा नहीं, उसमें 7 पुरोहित और 5 अघोरी थे। ये पूजा तकरीबन 3.5 घंटे चली। जब हम सभी को लगने लगा कि अब सब ठीक होने वाला है, तभी अचानक से एक अघोरी खून की उल्टी करते करते ही मारे गए और 2 पुरोहितों ने अपना सर दीवार पर पीटते पीटते अपनी जान ले ली। बाकी बचे पुरोहित और अघोरियों ने साफ कह दिया कि इस घर को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने
वहाँ पर जितने लोग आए थे सभी को रक्षा कवच दिया और कहा कि इस घर की तरफ मुड़कर मत देखना, यहाँ से सीधे चलते जाओ और दरवाजे पर जाकर इस कवच को वापस घर की तरफ पीछे फेंक देना, पर मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। उन्होंने ये भी कहा कि घर में घुसने से पहले नहा लेना और नहाने के बाद सीधे अपने आराध्य को याद करना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम सभी ने ऐसा ही किया और जब अगले दिन वहाँ लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस घर के सामने पुरोहित और अघोरियों ने आटे और नींबू की मदद से एक घेरा बना दिया है। उसी महीने के अंदर अंदर जितने भी पुरोहित थे वो और सारे अघोरी सब के सब मारे गए। तो आपने देखा कि एक मुंजा कितना ताकतवर होता है। पर क्या आपको पता है, इस्लाम में भी एक ऐसा जिन है जो आपको सपनों में ही मार सकता है और उसका नाम है अल-ज़थूम। तो अगर आप कमेंट में अल-ज़थूम लिखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनेगी। तब तक के लिए गुड बाय। वेलकम टू द हॉरर। मैं आपका होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद हॉस्पिटल जाना ना ही प्रेफर करो। वैसे तो इंडिया अपने मेडिकल स्टाफ के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ लोग अपना इलाज करवाने विदेश से भी आते रहते हैं, पर इंडिया हॉन्टेड हॉस्पिटल्स की भी रैंकिंग में नंबर 1 पर ही आता है। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही हॉन्टेड हॉस्पिटल के हॉन्टेड इंसिडेंट के बारे में है। बट अगर आपने स्टोरी खत्म होने से पहले ये पता कर लिया कि घोस्ट कौन है, देन यू आर अ विनर। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। ये आज से तकरीबन 14 साल पहले की कहानी है। आमतौर पर हॉस्पिटल में आने जाने का समय 6 से 6:30 बजे तक रहता है, पर अगर भीड़ ज्यादा हो तो उसे 7 से 8 कर दिया जाता है। और कई हॉस्पिटल्स में अटेंडेंट पेशेंट के साथ रात भर रह सकते हैं। और ये कहानी मेरे घर के पास के ही हॉस्पिटल की है, जिसे सोचने के बाद आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी 2010 में गर्मियों का महीना चल रहा था। आज रात घड़ी में 12:30 बज चुके हैं। हॉस्पिटल का मेन गेट खुला हुआ था और जैसे ही दोनों गार्ड्स की आंख लगी, अचानक से एक 40 से 42 साल का आदमी दबे पांव हॉस्पिटल के अंदर आ गया। वो रिसेप्शन पर जाकर बेहद ही दर्द से बोलने लगा, मैडम क्या मैं रूपा से मिल सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने बेहद ही गुस्से में बोला, तुम्हें रात के 1 बजे किसने अंदर आने दे दिया? क्या वो दोनों गार्ड्स फिर से सो गए हैं? रुको मैं अभी उन्हें बताती हूँ। तब उस आदमी ने रोते हुए बोला, मैडम प्लीज मुझे उनसे मिलने दे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें समझाते हुए बोला, सर प्लीज आप भी हमें समझो, हम हॉस्पिटल्स के रूल को नहीं तोड़ सकते हैं। आप अगर चाहो तो आप वहाँ बाहर बैठ सकते हो। सुबह सबसे पहले हम आप ही को पेशेंट से मिलवाएंगे। उस आदमी ने फिर बोला, मैम प्लीज़ आप मुझे उनसे बस 5 मिनट मिलवा दो, क्योंकि अगले 2 से 3 घंटे में मैं इस शहर से दूर चला जाऊंगा। मेरी टिकट कंफर्म हो चुकी है और वापस आने का बहुत कम ही चांस है। आखिरकार रिसेप्शनिस्ट भी इमोशनल हो ही गई और उसने बोला, रुकिए सर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद उन्होंने उनका नाम नंबर सब कंफर्म किया और फिर लिस्ट चेक करने लगी। जब उन्होंने चेक किया तब उन्होंने बताया कि मिसेस रूपा की डेथ पिछले ही दिन आईसीयू में हो गई थी और अब उनकी बॉडी मॉर्टेज हाउस यानी कि मुर्दा घर में रखी हुई है। इतना सुनते ही उस आदमी के हाथ में रखे हुए थैले नीचे गिर गए और वो बेहद जोरों से रोने लगा। फिर खुद को संभालते हुए उस आदमी ने कहा, मैम क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हो? मिसेस रूपा तो इस दुनिया में नहीं रही, पर क्या मैं 2 मिनट के लिए उनसे मिल सकता हूँ? मैं उनकी बॉडी को आखिरी बार देख सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने उनके इस रिक्वेस्ट को मान लिया। अभी रात के 1:15 बज चुके थे और वहाँ पे एक नर्स जिसका नाम सुनीता था, उसकी अभी ही शिफ्ट खत्म हुई थी। रिसेप्शनिस्ट ने सुनीता को सारी कहानी बहुत ही अच्छे से बता दी और सुनीता भी कहानी सुनकर समझ गई कि इन अंकल को उस बॉडी से मिलना बहुत ज़रूरी है।
ये शायद उनके बहुत ही करीबी है, तो वो भी मान गई। फिर रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि तुम इन्हें 8th फ्लोर पर ले जाओ। जब उन अंकल ने उन औरत का चेहरा देखा तब उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो बस एक ही लाइन कह रहे थे, ये बहुत अच्छी औरत थी, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब वो दोनों, वो नर्स और वो अंकल, दोनों वापस आ रहे थे। वो दोनों लिफ्ट में जैसे ही पहुंचे, उन अंकल को एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसने एक पुरानी सी गाउन पहनी थी और उसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे, वो पूरी तरह से गंजी थी और उसके लेफ्ट हैंड में एक रिबन बैंड था। अंकल ने उस बच्ची को देखते हुए नर्स को कहा, मैम रुक जाइए, ये भी लगता है नीचे ही जाएगी हमारे साथ। नर्स ने भी लिफ्ट से बाहर देखा जहाँ पर वो अंकल इशारा कर रहे थे, पर फिर उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो दोनों नीचे आने लगे। अब उस अंकल ने बिल्कुल गुस्से से उस नर्स को कहा, आप कैसी नर्स हो? जब एक छोटी बच्ची वहाँ रात में अकेले है तो आप उसे वहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हो? आपको उसे लिफ्ट में लेते आना चाहिए था। फिर उस नर्स ने उन अंकल को कहा, अंकल आपने अभी जो भी देखा आप उसे भूल जाओ, ये बस आंखों का धोखा था। उन अंकल ने फिर गुस्से से कहा, क्या आंखों का धोखा? एक बच्ची तुमसे मदद मांग रही थी और तुमने लिफ्ट को बंद कर दिया और कह रही हो कि ये आंखों का धोखा है? तुम बस अपने आप को सही साबित करना चाहती हो। फिर उस नर्स ने उन अंकल को समझाया, अंकल आपने उस बच्ची को देखा कि उसके सर पर कोई भी बाल नहीं थे और उसने एक पुरानी सफ़ेद कलर की गाउन पहनी थी, और जब आपने इतना नोटिस किया ही था तो आपने ये भी देखा होगा कि उसके लेफ्ट हैंड में एक रिबन बैंड बांधा हुआ था। और यहाँ पर लोगों का मानना है कि जिनके भी हाथों पर वो वाइट रिबन बैंड होता है वो इस दुनिया में नहीं होते हैं और हमें उनसे दूरी बनाए ही रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने लिफ्ट बंद कर दिया और हम दोनों को सेफली नीचे ले जा रही हूँ। और आपको शायद से ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस लड़की की डेथ आज से 2 दिन पहले इसी हॉस्पिटल में हुई थी। अंकल ने बोला, पर मैम हमने तो उसे सामने से देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर नर्स ने बताया कि यहाँ ऐसा होते रहता है, बस हमें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि उनके ज़्यादा पास रहने से वो हमें पोजेस कर लेती है। और मैंने जैसे ही उस बच्ची के हाथों में वो बैंड देखा, मैंने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और हमारी जान बाल बाल बच गई। उन अंकल ने एक बड़ी ही मिस्टीरियस साउंड में बोला, मैम बट मुझे अभी भी एक डाउट है। नर्स ने रिप्लाई किया, हाँ पूछिए। उन अंकल ने मैम बोलते हैं अपना कुर्ता अपने लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा उठाया और उन्हें अपने हाथों को दिखाते हुए कहा, मैम क्या आप इस बैंड की तो बात नहीं कर रही थी ना? और फिर वो बेहद ही मिस्टीरियस वॉइस में हंसने लगे। और लिफ्ट कभी खुली ही नहीं। होप सो कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर आपके यहाँ तो एक ऐसी किताब लग जाए जिससे आप कोई भी जिन को इस दुनिया में बुला सको और उनसे वो हर एक काम करवा सको जो आपकी कभी ना कभी डिज़ायर थी, है या फिर होने वाली हो शायद से, तो कितना मज़ेदार होगा कि कोई आपके लिए वो हर एक चीज़ कर दे रहा है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी कीमत क्या होगी? हमारी कहानी में सहदाब नाम के लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बहुत ही अच्छा लड़का था, बट उसकी सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि उसने जिन को बुला लिया। अब उसके साथ क्या हुआ, वो बचा या नहीं बचा, और आप इन सभी चीज़ों से कैसे बच सकते हो, ये सब जानने के लिए आपको ये स्टोरी पूरी देखनी होगी। तो बिना किसी बकवास के इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जिन का आतंक। मेरा नाम सहदाब है। मैं अपनी मजहब की तरफ काफ़ी झुका हुआ इंसान था। मैं मस्जिद भी रोज़ जाया करता था, ख़ास तौर पर फजर सलाह के लिए। मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, एक अच्छी जॉब
एक अच्छी फैमिली और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होने के कारण आई वॉज लिविंग माई ड्रीम लाइफ। मैं फजर सलाह के लिए जब भी मस्जिद जाया करता था, वहाँ एक शख्स हमेशा मेरा इंतज़ार करता था और धीरे धीरे हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। हम मस्जिद में सलाह के बाद घंटों घंटों बातें करने लग गए। एक दिन अचानक से उसने मुझसे उस अनदेखी दुनिया के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वो दुनिया जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जिन्न और परियां रहती थी। वैसे तो मुझे इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, बट उसकी एक्टिंग देखकर और उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर धीरे धीरे मैं भी उन सभी चीज़ों में अट्रैक्ट होता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे उन सभी चीज़ों में कब इतनी रुचि आ गई जो मुझे आज तक इतने सालों में कभी भी नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे आखिरकार ये पूछ ही लिया, क्या तुम इस दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो? और मैंने उसे तुरंत ही रिप्लाई दे दिया, नहीं, ये हराम है और मैं इन सभी चीज़ों में नहीं आना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उसने मुझे तुरंत ही एक रिप्लाई दिया, मैं काफिर जिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान जिनों की। ऐसे जिन जो तुम्हारे ही तरह पाक हैं और वो तुम्हारे ही तरह अल्लाह को मानते हैं, तो तुम्हारा क्यों ही कुछ बिगाड़ेंगे। वो तो तुम्हें अच्छी नसीहत देंगे, अच्छी दीन देंगे और जो तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहते हो वो सब बताएंगे। जब वो ये सभी चीज़ें मुझे बता रहा था तब मैं बस यही सोच रहा था, हो सकता है शायद कोई एक ऐसा तरीका भी हो जिससे हम जिनों को बिना शिर्क तरीके के बुला सकें। हो सकता है कि कुछ कुरान के ऐसे तरीके हो या फिर कुछ और, पर बस मुझे इतना भरोसा था कि वो भी मेरे ही साथ यहाँ मस्जिद आता है, वो मुझे कुछ भी शिर्क तो नहीं ही करने देगा। मैं उन मुसलमान राजाओं के बारे में सोचने लगा जो पहले जिनों के साथ रहते थे, ये जिनों को अपने काबू में करके रखते थे। मैं ये सोचने लगा कि शायद से मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊँ या फिर शायद से इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान। बस मैं यही सोच रहा था कि तभी उसने बोला, कल तुम मुझे ठीक इसी जगह पर मिलना, मैं तुम्हारे लिए वो किताब लेते आऊँगा। आप भरोसा नहीं करोगे, मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं बस यही सोच रहा था कि अब मैं भी उन मुसलमान राजाओं जितना शक्तिशाली बन जाऊँगा। मेरे पास दुनिया का वो सारा ज्ञान होगा जो शायद किसी भी इंसान के पास ना हो। मैं इतना खुश था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। अगले दिन मैं फिर वहाँ गया और इस बार उसने मुझे वो किताब दे दी और कहा, तुम्हें इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने उससे वो किताब ले ली और वहाँ से सीधा ऑफिस को चला गया। पर पूरे ऑफिस में बस मेरे दिमाग में उस किताब के ही बारे में चल रहा था कि मैं घर कब वापस जाऊंगा और उस किताब को कब पढ़ूंगा। घर आते ही मैंने बिना खाना पीना खाए अपने कमरे में जाकर उस किताब को खोला और उसे पढ़ना चालू किया। इसमें बहुत सारी आयतें, राजाओं और रानियों की कहानियाँ और कई खतरनाक जिनों की कहानियाँ भी थी। पर मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा था वो था मुसलमान जिन, और मुझे फिर वो मुसलमान जिन का भी चैप्टर मिल ही गया। इसमें सब उर्दू में ही लिखा हुआ था। जब मैंने मुसलमान जिन का चैप्टर खोला तो उसमें मुझे उसे बुलाने का तरीका मिल गया और उसे बुलाने का तरीका था कि आपको पूरे हफ्ते अपना इफ्तार सिर्फ ब्रेड और खजूर से खोलना होगा। एक हफ्ते बाद आज उन्हें बुलाने का दिन था और मैंने सोचा कि उन्हें बेसमेंट में बुलाया जाए क्योंकि वो जगह खाली थी और उस बुक में उस रूम को जैसे सजाने के लिए कहा गया था कैंडल से और अबीर से, मैंने उसे वैसा सजा दिया था। अपने मम्मी पापा को ऊपर वाले कमरे में सुलाकर मैं बेसमेंट में चला गया और वहाँ पे आगे की प्रोसेस को करने लगा। उस बुक में दिए गए शब्दों को मैं बार बार रिसाइट करने लगा। मैं बार बार उसे बोलने लगा पर कुछ नहीं हो रहा था। पहले 5 मिनट मुझे कुछ भी नहीं महसूस हुआ, ना ही 10 मिनट, ना ही 15 मिनट। और जब मुझे लगने लगा कि नहीं ये गलत है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तभी अचानक से
एक हवा मेरे बगल से गुजरी और जितनी भी कैंडल्स थी सारी की सारी बुझ गई। अब मैं डरने लगा और तभी मेरे कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई और उसने मुझसे कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। इसके बाद से अब मैं आलसी हो गया था, क्योंकि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं थी और पैसे मुझे यही जिन ला कर दे देता था। अब मेरे बैंक में इतने पैसे हो गए हैं जितने पिछले 32 साल में मेरे पास नहीं थे। अब मैं बहुत अमीर हो गया था, अपने शहर का लगभग दूसरा या तीसरा सबसे अमीर आदमी। पर अब मैं घर वालों के साथ कम बातें करने लगा, ना ही मैं दोस्त यारों से मिलता था। बस मैं अपने रूम में पड़ा रहता और उस जिन से बातें करते रहता था। ऐसी चीज़ें होने के बाद अब मैं काफ़ी खुश था। अब मुझसे खुश शायद ही कोई होगा। पर वो कहते हैं ना कि जल्दी मिली हुई खुशियाँ कभी भी हमेशा नहीं रहती है। तो वही अब मैं धीरे धीरे मस्जिद भी नहीं जाता था और ना ही घर वालों से बात करता था, और जब भी उनसे बात करता था तो बहुत ही गुस्से में। और अपने दोस्तों से भी। अब मेरी जॉब भी छूट चुकी थी, क्योंकि मैं जॉब ही नहीं जाता था और यहाँ से ही मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। अब उसने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो मुझसे सारी गलत चीज़ें, सिर्फ चीज़ें करवाने लगा, और जब भी मैं उसे मना करता वो मुझे धमकी देता कि मैं तुम्हारे परिवार और दोस्तों को मार दूंगा। उसने मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब मेरी ज़िंदगी जन्नत से जहन्नुम बन चुकी है, और कभी कभी तो मैं उससे पोजेस होकर अपने ही घर वालों पर हमला भी कर देता था। जब मैं उससे पूरी तरह हार चुका था तब मुझे याद आया कि शायद से मुझे वही आदमी बचा सकता है जिससे मैंने मस्जिद में मिला था और उसने मुझे ये किताब दी थी। मैं उसे ढूंढने मस्जिद भी गया, लेकिन मुझे मस्जिद में वो मिला ही नहीं। और जब मैंने मौलवी और वहाँ के और भी लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हम इसे नहीं जानते हैं। और जब आखिरी में मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा तब मैंने उस किताब को वापस से खोली और उसमें रास्ता ढूंढने लगा कि कैसे मैं खुद को इस सभी चीज़ों से निकाल पाऊँ। और खोजते खोजते मुझे ये मिला कि अगर तुम इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हो तो तुम्हें ये किताब एक नए आदमी को देनी पड़ेगी और उसे 7 दिन तक इफ्तार कर कर इस जिन को अपने पास बुलाना होगा, और ये जिन तभी तुम्हें छोड़ेगा। ये पढ़ने के बाद मैं अंदर से हिल गया था और मुझे तब जाकर समझ में आया कि उसने मुझे बहुत आसानी से चारा बना दिया था। इस कहानी का एंड जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पढ़नी होगी, और उससे पढ़े बिना आप इसे गेस भी कर सकते हो कि हाउ द बॉय सेड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि आप रात में अकेले बाहर भी नहीं निकलो। इस कहानी में एक लड़की अपने हस्बैंड को रात में अचानक से अंधेरों से देखने लगती है, और जब भी उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो वो बस एक हल्की सी मिस्टीरियस सी स्माइल देती है। अगर आप उसका कारण जानना चाहते हो कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डीप डाउन इनटू इट। और इस कहानी का नाम है माय वाइफ इज स्पीकिंग एट मी अराउंड द कॉर्नर्स, और ये रेडिट की वन ऑफ द स्केरियस्ट स्टोरीज में से एक है। आई होप कि आपको मजा आए। मेरी पत्नी लिलिन और मैं पिछले 6 साल 11 महीनों से एक बहुत ही अच्छा हंसी खुशी भरा जीवन बिता रहे थे। लिलिन दिल की बहुत साफ और अच्छी लड़की है। उसे डरावनी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ तक कि जब पहली बार डेट पर हम हॉरर मूवी देखने भी गए तो वो आधी मूवी में ही उठकर वहाँ से भाग गई थी। उसे इतना डर लगता था। किसी के साथ प्रैंक करना या उसे डराना ये लिलिन के बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ये भी कंफर्म करना चाहूंगा कि उसकी मेंटल हेल्थ में भी कोई इशू नहीं था। ये वाकया आज से 2 महीने पहले का है, जब मैं सुबह उठकर कॉफी बनाने किचन पहुंचा। कॉफी बनाकर मैं जैसे ही वहां से बाहर निकला मैंने नोटिस किया मुझे अंधेरों में से कोई देख रहा है। एक घूरती हुई आंखें अंधेरे से जो लगातार
बेटक मुझे ही देख रही है और उसे देखते ही मेरे हाथों से कॉफी नीचे जा गिरी और मैंने तब नोटिस किया कि वो लिलिन है। मैंने फिर उसे जोर से बोला, मैंने तुम्हें देख लिया लिलिन, और वो बच्चों की तरह हंसते हुए हमारे रूम में चली गई। ऐसा होते देख मेरे अंदर एक अजीब सा डर आ गया। अब मुझे लगा कि मुझे प्रीस्ट को बुला लेना चाहिए, बट फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी और कहा कि अभी प्रीस्ट को बुलाने का सही समय तो नहीं है। और मैं जब दरवाजे के सामने गया, लिलिन बस दरवाजे को बंद कर अंदर हंस रही थी और उसकी हंसी मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। पर खुद को हिम्मत देते हुए मैंने संभाला और उस टाइम ऑफिस चला गया। वापस आके मैंने देखा कि लिलिन वापस से नॉर्मल हो चुकी थी। उसने अच्छा खाना बना कर रखा था, मैंने भी खाया और हम सो गए। मैंने इन बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो बस ऐसे ही मजाक कर रही होगी। केस नंबर 2। ठीक उससे 3 दिन बाद जब रात को फिर अचानक से मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गया और वहां पर गिलास ली, पानी लेकर मैं जैसे ही वापस आ रहा था, मैंने फिर देखा कि वो अंधेरों से मुझे ही देख रही थी और इस बार उसे देखते ही मेरा शरीर जाम हो गया। अब मैं सिर्फ उसे ही देख रहा था और वो मुझे। अब मेरे हाथों से ग्लास भी गिर गई पर मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे देखकर मेरे अंदर डर इतना हावी हो चुका था कि मुझे लग रहा था वो अब मुझे मार देगी, अब मुझे मार देगी। पर वो हंसते हुए तेजी से सीढ़ी पर से वापस हमारे कमरे में चली गई। उसके जाने के 5 मिनट बाद भी मैं वहां से हिल नहीं पाया। मैं बस यही सोच रहा था कि वो अब उतर कर मुझे मार देगी। पर हिम्मत बांधते हुए मैं सीढ़ियों से धीरे 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 अपने रूम में गया और जब वहां पर जाकर देखा तो लिलिन सो रही थी। मुझे लगा कि वो नाटक कर रही और वो अब मुझे मारेगी, बट वो असल में सो रही थी। वो रात तो मैंने कैसे बिताई वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सुबह होते ही फिर सब कुछ नॉर्मल था। मैं किचन में गया और कॉफी बनाने लगा और लिलिन भी आ गई और उसने मुझे कहा कि मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना दो। मैंने उसके लिए भी बनाई। अब जब हम दोनों कॉफी पी रहे थे तब मैंने उससे पूछा, तुम रात में वहाँ अंधेरों में क्या कर रही थी? तो उसने मुझे बोला, मैं तो सो रही थी। तुम लगता है अंधेरों से इतना डरने लगे हो कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। और ये बोलकर वो बहुत जोरों जोर से हंसने लगी। मुझे भी लगा कि शायद वो सही बोल रही है, पर मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। बट स्टिल उसकी बातों को सुनकर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा ही भ्रम होगा। तो मैंने उससे बोला, लगता है तुम सही हो, और वहां से काम कर वापस ऑफिस को चला गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं लिलिन से डरता हूँ, मैं लिलिन से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बस ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिलिन कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती है। बट स्टिल मैंने सोचा शायद मुझे हॉरर मूवीज पसंद है और डरावनी चीजें पसंद है, तो मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ये बोलकर मैं ऑफिस को चला गया और बस फिर मैंने इन सभी चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया। अब उसका मुझे कभी किचन में देखना, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी हॉल में, कभी काउच में, कभी गार्डन में बढ़ने लगा। वो मुझे हमेशा अंधेरों से बस घूरती रहती। मुझे पता चलता कि वो कहाँ से मुझे देख रही है। अब लेकिन मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि मुझे लगने लगा कि वो शायद ये गेम खेल रही हो मुझे डराने के लिए। बट मैं डरने वाला तो नहीं था, इसीलिए मैं बस गेम एंजॉय कर रहा था और वो भी गेम बहुत ही शिद्दत से खेल रही थी। कभी यहाँ छुपकर, कभी वहाँ छुपकर वो मुझे हमेशा अलग जगहों से देखती थी एंड आई वॉज रियली अमेज्ड। अब मेरे लिए ये सब नॉर्मल हो चुका था, तो मुझे इन सभी चीजों से तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। बट लिलिन को ये गेम पसंद था तो ये तो बस उसकी मर्जी। फिर मुझे ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना था। मैं बाहर चला गया और जब मैं उस ट्रिप से वापस आया तब अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लिलिन ऐसा गेम नहीं खेलती है। अब वो मुझे अंधेरों से नहीं देखती है। मुझे लगने लगा कि शायद अब उसका इस गेम से मन भर चुका है, तो मैंने भी उसे कुछ नहीं बोला। मैंने भी सोचा चलो सही ही है, वैसे भी वो दिन रात मुझे घूरती थी, इससे तो अब अच्छा है कि वो मुझे नहीं देख रही और मुझे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही तब था। फिर एक रात जब मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, हमने प्लान किया कि आज हम मूवी देखेंगे और मैंने फिर एक मिस्टीरियस मूवी लगा दी। हमने अच्छा सा ऑर्डर कर लिया था पिज्जा, एक लार्ज साइज पिज्जा, मुझे आज भी याद है। और हम मस्त रात के 9 बजे से बैठकर अभी तकरीबन 1 बज गए होंगे, हम बस वही खा रहे थे और मूवी देख रहे थे। हमने आज प्लान कर लिया था कि पूरी रात सिर्फ मूवीज ही देखेंगे और फिर
मैं जैसे ही ड्रिंक लेने के लिए गया और वहां से आया, तब मुझे याद आया, अच्छा हाँ चलो क्यों ना आज उससे ट्रूथ एंड डेयर में पूछ लिया जाए कि वो क्यों वो गेम खेलती थी और उसने अब क्यों उस खेल को छोड़ दिया। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने जब उससे पूछा कि अब तुम मुझे अंधेरों से क्यों नहीं झांकती, तब उसने एक हल्की सी मिस्टीरियस वॉइस में मुझसे बोला, शायद मैं अब उसमें बेहतर हो चुकी हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। होप सो कि आपको पार्ट 1 बहुत ही अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसकी पार्ट 2 जल्द ही आने वाली है, जिसमें हम इस कहानी को एंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद से रात में स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करो। आज की हमारी कहानी में राधा नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसे रात में एक अचानक से अजीब सा अननोन टेक्स्ट आता है, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो बची नहीं, और आप इन सभी चीज़ों से कैसे बच सकते हो, ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डीप डाउन इनटू इट। और इस कहानी का नाम है द अननोन टेक्स्ट। रात का अंधेरा और खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी जब राधा के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया। वो अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी और उसके पढ़ने वाले लैंप की हल्की सी रोशनी दीवारों पर एक लंबी परछाई बना रही थी। उसने बेड साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया, जिसमें एक टेक्स्ट मैसेज उसका इंतज़ार कर रहा था किसी अनजान नंबर से, और उसमें लिखा था, डू यू सी मी? राधा ने अपनी आंखें मली, शायद ये कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा। उसने ये मजाक समझकर इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने फ़ोन वापस रख दिया और अपने किताबों में लौट गई। कुछ ही पलों बाद उसका फ़ोन फिर से बज़ करने लगा। वही नंबर से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, लुक आउटसाइड। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जिज्ञासा और उसका हल्का सा डर अपनी किताबों को रखकर खिड़की के पास उसे ले आया। उसने पर्दे हटाकर देखा, अंधेरों में झांकने की पूरी कोशिश की, पर गली पूरी खाली थी, जैसे कि वो हमेशा रात में रहा करती थी। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, उसका फ़ोन फिर से बज करने लगा, और इस बार उसे एक मैसेज आया, इन द मिरर। राधा की सांसें थम गई। धीरे धीरे उसने सामने दीवार पर लगे आईने की तरफ देखा। पहले तो उसे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी, पर थोड़ी ही देर में उसे हिलता हुआ एक साया अपने पीछे दिखाई दिया, और जब उसकी आंखें वापस से फ़ोन पर झुकी, उसमें मैसेज आया था, गेट आउट। उसका दिल घबरा गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और वो दरवाजे की तरफ भागने लगी। दरवाज़ा ठंड की वजह से जाम हो गया था और उसमें आगे से ताला लगा हुआ था। उसने घबराहट में उसे मैसेज किया। उसके हाथ कांपते हुए लिख रहे थे, Who are you? What do you want? फिर जवाब तुरंत आया, टू वॉच। ऐसा मैसेज आने के बाद पूरे रूम में ठंड भरी हवा चलने लगी, और उसने जब हेल्प के लिए फ़ोन करने की कोशिश की, तब उसके फ़ोन में फिर से एक टेक्स्ट मैसेज आया। इस बार लिखा था, अंडर द बेड। अब उसकी नज़र बिस्तर के कोने पर जा रुकी। हर समझदार हिस्सा चिल्ला रहा था कि वहाँ मत देखो, लेकिन एक अजीब सी क्यूरियोसिटी ने उसे अपने घुटने पर झुकने पर मजबूर कर दिया। धीरे से उसने बेड का कपड़ा उठाया और नीचे देखा। नीचे 2 लाल सी आंखें जो उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसका इंतजार करती हुई कि वो कब उसे देख ले। अब इतना देखते ही राधा ने खड़े होकर भागने की कोशिश की, पर वो फिर से गिर गई। राधा के गिरते ही उसके फ़ोन में अचानक से फिर से एक मैसेज आया। अब इस बार उसमें लिखा था, नोवेयर टू रन। भागने की कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास। अब ये मैसेज देखते ही राधा जोरों से चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हेल्प हेल्प।
लेकिन कोई भी उस रूम में नहीं आया क्योंकि आसपास कोई था भी नहीं। तब वो धीरे धीरे वो जीव उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसके हाथ राधा के ऊपर पड़े, राधा शांत हो गई और उस दिन के बाद से आज तक राधा किसी को नहीं दिखी। कुछ दिन बाद वहाँ पुलिस भी आई, लेकिन उन्हें वहाँ पे राधा का कोई सुराग नहीं मिला। बस उसके फ़ोन में एक मैसेज था जो कि उसका आखिरी मैसेज था, ऑलवेज वॉचिंग, मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ और हमेशा देखता था और हमेशा देखता ही रहूँगा। तो अगर आप भी कभी इन सभी चीज़ों में फंसे तो कभी भी अपने मैसेज का रिप्लाई मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर आपके जान पहचान में किन्हीं की डेथ हो जाए और कुछ दिनों बाद आपको वो वापस से नजर आने लगे, आप डरोगे या नहीं ये कमेंट में जरूर बताना। आज की हमारी कहानी में भावना नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि भावना के साथ क्या हुआ और वो इन सभी चीजों से कैसे बची, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डीप डाउन इनटू द स्टोरी। और आज की हमारी कहानी का नाम है शैतान या राकेश। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम भावना है और पिछले साल तक मैं एक नॉर्मल 32 साल की लड़की थी। लोकल बुक स्टोर में काम करती थी, एक छोटी सी अपार्टमेंट शेयर करती थी अपने कैट मिस्टर चीनू के साथ और मेरे पति राकेश, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी। राकेश और मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो एक सिंपल लड़का था जिसके मेसी ब्लैक हेयर और ब्लू आईज थे। हमने तुरंत एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दिया। हमें मूवीज और हॉरर स्टोरीज भी बहुत पसंद थी। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद हमने शादी कर ली, जिसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली आए थे। सिंपल था बट परफेक्ट था। 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक और सही चल रहा था। कुछ अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन हम खुश थे। हमने फैमिली स्टार्ट करने का प्लान किया था। हम घर खरीदने का भी सोच रहे थे, वो सारी फ्यूचर के लिए बातें। लेकिन फिर पिछले साल सब कुछ बदल गया। एक रेनी ट्यूसडे था मार्च में। राकेश सब्जी लेने गया था, उसे मूवी देखने के लिए वापस आना था। तो मैं टीवी के सामने बैठकर फोन स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते मुझे लगने लगा कि उसे इतना लेट क्यों लग रहा है। फिर डोरबेल बजी और मेरे सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हो गए। उनके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे और मेरा दिल घबरा गया। उन्होंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन मुझे जैसे सब पता चल गया। मिस्टर राकेश, उन्होंने पूछा। मैंने सिर्फ सर हिलाया क्योंकि मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मुझे अफसोस है कि उनका आज एक्सीडेंट हो गया। उस रात के बाद सब कुछ ब्लर हो गया हो जैसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने राकेश के पेरेंट्स को कॉल किया और उन्हें रो रो कर सारी बातें समझाने लगी कि क्या हुआ। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड आराध्या भी आई और उसने ही मुझे संभाला जब तक कि मेरे आंसू खत्म ना हो गए। फ्यूनरल 3 दिन बाद था। लोग कह रहे थे कि सर्विस बहुत ही अच्छी थी। राकेश होता तो उससे भी काफी पसंद आता, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं तो बस वहाँ एक जिंदा लाश की तरह थी जो लोगों से हाथ मिला रही थी और लोगों के गले लग रही थी, बट मुझे ना किन्हीं का चेहरा याद था और ना किन्हीं की सूरत। हमने राकेश को ऑकवर्ड सेमेंट्री में एक बड़े से ओक ट्री के नीचे दफनाया जैसा कि उसे पसंद था। उस पर लिखा हुआ था, राकेश बिलव्ड सन एंड हस्बैंड सिंस 1990 to 2023। मैं महीने तक सिर्फ रात को यही ढूंढती थी कि राकेश वापस आ जाएगा। मुझे लगता था कभी वो यहाँ है, कभी वो वहाँ है, पर धीरे धीरे मैंने फिर ये आदत डाली कि वो नहीं है। इवन कभी कभी मैं फ़ोन में उसे मैसेज शेयर करने लगती और मुझे लगता कि उधर से रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन फाइनली धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ को वापस संभालना शुरू किया। काम पे वापस गई और सब कुछ बाई होप धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर वो दिन आया जिस दिन सब कुछ बदल गया। राकेश की डेथ के 1 साल बाद 15 मार्च 2024 को मैंने उसकी ग्रेव पे विजिट करने का डिसाइड किया, जैसा कि मैं हर महीने करती थी। जब मैं सिमेंट्री में चल रही थी, मैंने फ्लावर्स लाए जो कि सनफ्लावर के थे, क्योंकि राकेश के ये फेवरेट थे, और उसकी ग्रेव पर रखे। तो मैं दिमाग में कुछ सोच रही थी, पर क्या सोच रही थी मुझे वो भी नहीं याद।
ये सिली लगता है, बट अब मेरे साथ ये सब नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती थी। लेकिन जब मैंने ग्रेव पर नज़र डाली तो उसे देखकर मेरे आँख अजीब से हो गए। मुझे लगने लगा ये मैं क्या देख रही हूँ, ऐसा तो नहीं था। फिर मैंने उसे छुआ भी और मुझे फिर भी नहीं विश्वास हुआ, क्योंकि जहाँ पर राकेश सिंस 1990 टू 2023 लिखा होना था, उसकी जगह पर भावना 1995 टू लिखा हुआ था और डेथ का डेट ब्लैंक था, लेकिन नाम क्लियर था। मैंने उसकी फ़ोटो खींची, मेरे हाथ काँप रहे थे, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं अगले 5 मिनट तक सिर्फ यही सोच रही थी कि ये कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, और मैं बस झाड़ियों में इधर उधर देख रही थी कि कोई अभी वहाँ से चिल्लाएगा। ये प्रैंक था। बट 10 मिनट तक मैं वहाँ देखती रह गई, पर वहाँ पर सिर्फ पत्ते और हवाएं थीं जिनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। और मैंने उस ग्रेव की 2 से 3 फ़ोटो ली जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और वहाँ से तेज़ी से घर को आ गई। अब घर में आने के बाद मुझे डर तो लग रहा था, पर काफ़ी अजीब भी लग रहा था। तो मैंने तुरंत ही आराध्या को कॉल लगाया। उसने मुझसे बोला, भावना क्या हुआ? उसने फ़ोन उठाते ही मुझसे पूछा। शायद मेरी आवाज़ ने उसे सब बता दिया था। आराध्या, मुझे तुम्हारे पास आना है प्लीज़। उसने बोला, कुछ हुआ है? मैंने बोला, बस तुम यहाँ आ जाओ। वो 15 मिनट के अंदर मेरे दरवाजे पर थी। मैंने उसको फ़ोन में से सारी पिक्चर्स दिखाई। अब उसके भी हाथ कांपने लगे, पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। हमने अगले कुछ घंटे सभी ऑफिस में कॉल लगा दिए, इवन जहाँ तक कि हमने सिमेंट्री ऑफिस में भी कॉल लगाकर उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो भी आज बंद थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। फिर हमने उस आदमी को भी कॉल किया जिसने वहाँ पर डेट लिखा था, बट उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बट अब हमारा दिमाग चल ही नहीं रहा था। फिर उसने मुझसे बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ रुक जाती हूँ, फिर कल हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और मैंने उसे बोला कि नहीं, तुम्हें रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो बिल्डिंग से गई, धीरे धीरे बिल्डिंग में मुझे ठंडापन महसूस होने लगा, जैसे कि वहाँ से सारी गर्मी को किसी ने सोख लिया हो। मैं अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वापस टीवी के सामने चली गई। पर वो कहते हैं ना, अगर आपके आसपास कुछ हो रहा हो तो आपका ध्यान टीवी या किन्हीं भी चीज़ों पर कभी नहीं जाता है, वो सिर्फ आसपास में ही रह जाता है। तो बस वही हो रहे थे। मैंने कैसे कैसे कर कर टाइम टाला, बट रात के 12 बजे मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सो जाती हूँ। अब मैं इन सभी चीज़ों से थक चुकी थी, फिज़िकली और इमोशनली। लेकिन जब मैं ब्रश कर रही थी, मैंने कुछ सुना। मेरे अंदर का खून जाम हो चुका था। मुझे सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब मैं ब्रश करते करते रुक गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कदम धीरे धीरे सीढ़ियों से मेरी तरफ आ रहा था, बट हल्के पैरों से, जैसे कि उसे पता हो कि मेरे पास भागने का कोई और रास्ता बिल्कुल नहीं है। मैं डर गई क्योंकि मैं वहाँ अकेली रहती थी और मेरा बिल्ला भी वहाँ पे सो रहा था बेड पर, तो वो भी चल नहीं ही सकता था। मैं खुद को संभालते हुए वापस आने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक हल्की आवाज़ आई, भावना। और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि राकेश की थी। ये आवाज़ सुनते ही मेरे हाथों से ब्रश भी नीचे गिरी और मेरे बालों में जो हेयर ड्रायर मैंने लगाए हुए थे वो भी नीचे गिरे। और मैं जैसे ही आगे आकर दरवाज़ा खोला और देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर फिर मुझे अपने बेडरूम से एक आवाज़ आई, भावना क्या तुम ठीक हो? अब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे कानों में ये आवाज़ गूंज रही है या मुझे सही में कोई बुला रहा है। मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे डर भी लग रहा था, पर अंदर से एक अजीब खुशी भी हो रही थी कि क्या ये सही में राकेश है, पर डर ज़्यादा हावी था। मैं अपने बेड पर
अपनी बिल्ली मिस्टर चीनू के साथ बैठी हुई थी और हर एक छोटी आवाज़ पर उछलने और कूदने लग रही थी, क्योंकि मुझे डर भी बहुत लग रहा था। कैसे कैसे करके मैंने वो रात बिताई। सुबह होते ही मैंने अपने ऑफिस में कॉल कर कह दिया कि मुझे आज ऑफिस नहीं आना है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये बहाना करके मैं वापस से उस सीमेंट्री में चली गई और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि राकेश की ग्रेव में कोई नहीं था। वहाँ पर एक नया गड्ढा खुदा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, भावना मैं आ रहा हूँ। और ये देखते ही मेरे पैरों तली ज़मीन खिसक गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैंने कल रात में जो आवाज़ सुनी थी वो सही में राकेश की थी? क्या मैं सही हूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ये किसे बताना चाहिए और किसे नहीं। सो यस गाइज, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ राकेश या शैतान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। आई होप आपको मज़ा आया हो। नमस्कार फ्रेंड्स, क्या आप रात में अकेले सफर करते हो? अगर हाँ तो वीडियो पूरा जरूर देखें कि आज की हमारी कहानी में राजेश नाम का लड़का भी ऐसे ही रात में अकेले सफर कर रहा था। फिर उसके साथ जो हुआ ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डीप डाउन इनटू द स्टोरी। और आज की हमारी कहानी का नाम है मुंबई का हॉरर रोड। ये इंसिडेंट महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई का है। तब 2016 का टाइम था और अभी लोगों में जियो का क्रेज आना शुरू ही हुआ था। उस टाइम मैं 16 साल का था। मैं अपने बोर्ड्स की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था और क्लासेस लेट तक चलती थी। नॉर्मली क्लासेस 8 से 8:30 बजे तक बंद हो जाती थी, लेकिन एक दिन बहुत लेट हो गया और क्लास लगभग 10:30 बजे के आसपास बंद हुई। ये नॉर्मल से काफी ज्यादा लेट था। नॉर्मली मैं छुट्टी के बाद आराम से घर जाता था क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा काम नहीं होते थे। मुझे घर जाकर थोड़ा सा अपना सिलेबस रिवाइज और खाना खाकर सो जाना होता था। मेरे घर से यहाँ तक 2 रास्ते आते थे। एक लंबा रूट जो लगभग 45 मिनट लेता था और दूसरा एक शॉर्टकट जो शाम के बाद सुनसान हो जाता था, बट उससे घर जल्दी जा सकते थे। क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था और मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी थी और उस दिन नसीब से मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे और मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रास्ते पे मुझे एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करना होता था और फिर 2 किलोमीटर चल के घर पहुंचना पड़ता था। रास्ते में एक सुनसान हॉस्पिटल भी क्रॉस करना होता था। उस दिन मौसम काफी अच्छा था और मैं भी अच्छे मूड में था। जब मैंने ईयरफोन लगाया और चलना शुरू किया सब कुछ नॉर्मल था। मैं उस हॉस्पिटल के पास तब तक नहीं पहुंचा था, पर जैसे ही मैं उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा अचानक से हवा ठंडी हो गई और मुझे गूज़बम्स आने लगे। ये अजीब था क्योंकि मुंबई में हमेशा ह्यूमिडिटी होती है और आपको पता होगा कि ह्यूमिडिटी वाले एरिया में गूज़बम्स जल्दी नहीं आते। ये तभी होता है जब आपका शरीर इस चीज को भाप ले कि इस एरिया में कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल चीजें जरूर है। लेकिन मैंने चलना जारी रखा। जब मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, मैंने मुड़ के देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं आगे चलता रहा। जब मैंने देखा कुछ दूर पर एक औरत खड़ी हुई है जो मेरी पड़ोसी आंटी की तरह लग रही थी। मुझे तब जाकर सांस में सांस आई और मुझे लगा कि हाँ फाइनली अब मैं बच गया, क्योंकि उस सुनसान रोड पे अकेले चलना तो मेरे बस की बात नहीं थी। अब उन्हें देखकर मेरे जान में जान आई। वो तसल्ली मैं आपको अभी तक नहीं बता सकता, पर वो सिर्फ कुछ ही पलों की तसल्ली थी। मैं उनका नाम लेके चिल्लाया पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं उनकी तरफ तेज चलना शुरू किया, बट मैं उनके पास पहुंच नहीं पाया। लिटरली मैं उनकी तरफ दौड़ने लगा। स्टिल मैं उनको कैच नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी और मैं दौड़ कर जा रहा था, तब भी मैं उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। ये हो क्या रहा था मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि वो रोड बिल्कुल सीधे थी। कम से कम लगभग 1 किलोमीटर तो वहाँ से लेफ्ट या राइट मुड़ने के लिए कोई प्लेस ही नहीं था। और अब ये रोड तो छोड़िए, उस रोड के अलावा सिर्फ जंगल थे जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। तो कुछ चांस हो ही नहीं सकता कि वो कहाँ गायब हो जाए, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये देखने के बाद मैं 1 सेकंड के लिए रुका, मन में भगवान का नाम याद किया, बस फिर क्या मैंने अपना कंट्रोल खो दिया
और कुत्ते की तरह दौड़कर घर पहुंच गया। और आप भरोसा नहीं करोगे, घर पहुंचते ही मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी। मैं सिर्फ भगवान का नाम लेकर सो गया और मुझे उस पूरे सप्ते बुखार रहा। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे बुखार छूट ही नहीं रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने ये बात अपनी फैमिली को बताई, पर उन्होंने भी बिलीव नहीं किया और उन्होंने कहा तुम पढ़ाई के चलते मेंटली वीक हो गए हो, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। पर वियर्ड चीजें मेरे साथ और ज्यादा होने लगी। मुझे लगता जैसे कोई मेरे बालों को प्यार से सहला रहा है। जब मैं सोता था मैं अंधेरे से डरने लगा और मुझे अपने रूम में अकेले में अक्सर डर लगने लगता था। पर इस बारे में ये चीज मैं अपने फैमिली को नहीं बताया। पर एक दिन मेरा कजन जो मेरे साथ रूम शेयर करता था वो चिल्लाते हुए रूम से बाहर भागा। हम सब हॉल में टीवी देख रहे थे। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो उसने कहा कि शावर लेने के बाद जब वो रूम में गया तो उसने मुझे विंडो के पास बैठा देखा, बाहर देखते हुए। मैं अक्सर वहाँ बैठा रहता था जब अपनी स्टडीज से फ्री होता था। उसने कपबोर्ड खोला और कुछ ढूंढ रही थी। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं वो चीज देखी हूँ क्या, वो जो ढूंढ रही थी। जब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला उसने विंडो की तरफ देखा और वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अब भी हॉल में सबके साथ टीवी देख रहा था। उसकी बात सुनने के बाद मेरे साथ भी इस हफ्ते जो भी हुआ था मैंने अपने फैमिली को सब बता दिया। अब फैमिली ने बिलीव करना शुरू कर दिया कुछ तो यहाँ गड़बड़ जरूर है और मुझे एक होली प्लेस ले जाया गया। वहाँ हम एक ऐसे इंसान से मिले जो इन सभी चीजों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने मुझ पे कुरान की कुछ वर्सेस पढ़े और मेरे बड़ों को कहा कि मुझे कभी भी उस घर में अकेले मत रहने दो और मुझसे ये बात अकेले में आकर कही कि उस रास्ते से कभी भी अकेले मत जाना। उन्होंने मुझे रीजन तो नहीं बताया पर उन्होंने बस यही कहा कि इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया है बट अगली बार मैं भी गारंटी नहीं लेता कि तुम बच पाओगे। लेकिन फिर वैसी चीजें मेरे साथ नहीं हुई और हमने 3 से 4 महीने में ही उस घर को छोड़ दिया। अभी तो मैं वहाँ पर नहीं हूँ और सब कुछ मेरे साथ सही चल रहा है। अभी मेरे पास एक अच्छी जॉब भी है बट अगर मैं उस घर में होता तो शायद आज मैं आपको ये कहानी बताने के लिए नहीं आ पाता। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।